Hello, student. Welcome to the ninth lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम डीपोलराइजेशन स्टेज के बारे में समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो डीपोलराइजेशन स्टेज के बारे में हम बात करते हैं। याद होगा आपको, डीपोलराइजेशन स्टेज जो है ये दूसरा स्टेज है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का। सबसे पहला स्टेज था पोलराइजेशन, जो हम पिछले लेक्चर में देख कर आए। डीपोलराइजेशन स्टेज को एक्साइटेड स्टेज भी कहा जाता है न्यूरॉन का, क्योंकि इस समय न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाती है, स्टिमुलस को रिसीव करती है। बात करेंगे आगे, ठीक है, समझेंगे। तो एक्साइटेड स्टेज ऑफ न्यूरॉन है डीपोलराइजेशन स्टेज। इस समय मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाती है। मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाती है और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है मेम्ब्रेन, और बाहर से फ्रॉम आउटसाइड नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो देखो, हमारा यही एक्सॉन की मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, जो कि डीपोलराइज्ड हुआ है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम एक्सोलीमा कहते हैं। इनसाइड से तो देखो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, अंदर से पॉजिटिव है, और मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव है, नेगेटिव फ्रॉम आउटसाइड। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। व्हाट कॉजेज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन टू बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड एंड नेगेटिव फ्रॉम आउटसाइड। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें अगले स्लाइड के तरफ जाना होगा। देखो, वापस से बोल रहा हूँ, डीपोलराइजेशन स्टेज के समय मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव हो जाती है, अंदर से पॉजिटिव हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ इसको समझो, ठीक है। चलो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो वही हमारा डीपोलराइजेशन स्टेज में अब हम समझेंगे मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव, अंदर से पॉजिटिव क्यों हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक मेम्ब्रेन ले लिया, ठीक है। हमारा क्या है, मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन, ठीक। एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम एक्सोलीमा कहते हैं, ठीक। ये एक्सॉन है, ऊपर की तरफ एक्सोलीमा, ये एक्सोलीमा, ओके। और अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं आईसीएफ, जो कि एक्सोप्लाज्म होता है, और बाहर ईसीएफ होता है। और इस एक्सोलीमा पे, इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने आयन चैनल्स को बनाया है। आयन चैनल्स तो हमेशा काम करेंगे, 24/7 ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, और ये अपना काम करते रहते हैं। एक पॉजिटिव को अंदर भेजते हैं, 3 पॉजिटिव को बाहर भेजते हैं, 3 पोटेशियम आयन को बाहर भेजेंगे, 1 सोडियम आयन को अंदर भेजेंगे। तो इनका काम तो हमेशा चलता रहता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं हम इसकी, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप डीपोलराइजेशन स्टेज के समय काम नहीं करती है, ठीक है। तीसरा है हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, एक होता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और दोनों को रेगुलेट करती है कैल्शियम आयन, ठीक है। जब तक यहाँ पर कैल्शियम आयन चिपका हुआ है तब तक ये जो चैनल है ये ओपन नहीं होंगी, इन चैनल का गेट ओपन नहीं होगा, ठीक है। एक और बात बोलता हूँ, ये पैसिव डिफ्यूजन कराती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आयन का फ्लो होता है। ये क्या कराती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। फिलहाल डीपोलराइजेशन में तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। और बात करें वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो ये भी पैसिव डिफ्यूजन कराती है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आयन का डिफ्यूजन होगा। इतनी बातें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ। अब नया क्या है, नया सुनिए। स्टिमुलस आया, ठीक है। जब भी हम डीपोलराइजेशन स्टेज की बात करते हैं तो हम न्यूरॉन को अब स्टिमुलस दे रहे हैं। इससे पहले तो पोलराइजेशन था, न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में था, आराम कर रहा था, एक्साइटेबल स्टेज में था। अब हम स्टिमुलस देंगे। जैसे स्टिमुलस आया एक्सॉन तक, जैसे स्टिमुलस आया, ठीक है, यहाँ पर हमने स्टिमुलस दिया, न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने न्यूरॉन बनाया। अब मैं आपको एक पुरानी कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, अगर याद नहीं है तो सुनो। मैंने कहा था न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन और ये एक्सॉन। यहाँ पे मैंने एक्सॉन को बनाया। एक्सॉन का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसी को मैंने यहाँ बनाया है, ठीक। अब सुनिए, कहानी सुनिए। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन होता है, यहाँ से डेंड्रॉन निकलती है, और डेंड्रॉन आगे जाके और भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, स्टिमुलस को रिसीव करना। तो स्टिमुलस जब हम न्यूरॉन को देंगे ना, तो ये जो स्टिमुलस है इसको रिसीव कौन करेगा, ये रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है इस डेंड्राइट पे। और ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस स्टिमुलस को रिसीव करके यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा।
उस नर्व इम्पल्स को हम कहते हैं, याद करो क्या, उसको हम कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात समझ में, इतना तो याद होगा ना, डेंड्राइट पे ये ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होगा। अब याद करो, ये जो रीजन है सेल बॉडी का जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट कर रहा है, यहां से जो एक्सॉन निकल रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक। ये जो एक्सॉन हिलॉक है, ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया अभी आपको समझ में आएगा। देखो, रिसेप्टर जो है इसने रिसीव किया स्टिमुलस, ठीक है, डेंड्राइट पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, और इसी डेंड्राइट पे स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद क्या किया गया, जनरेट, जैसी रिसीव किया स्टिमुलस को, तो यहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। जैसी स्टिमुलस जब तक नहीं आएगा इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, तो स्टिमुलस आया, इम्पल्स जनरेट हुआ, उस इम्पल्स को हमने नाम दिया ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल जीपी, ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट हुआ है, ये हुआ है सर डेंड्राइट पे। अब ये ग्रेडेड पोटेंशियल यहाँ से क्या करेगा, मूव करता हुआ, ट्रैवल करता हुआ आएगा कहाँ पे, ये आएगा एक्सॉन हिलॉक वाले रीजन पे। अब ग्रेडेड पोटेंशियल जब यहाँ से इस तरीके से आ रहा होता है ना, ठीक है, जब आ रहा होता है, ऑलराइट, तो ग्रेडेड पोटेंशियल की जो इंटेंसिटी है ना कम होती रहती है। जितना यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल की वैल्यू थी, धीरे 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 घटती रहती है, जब तक ये यहाँ से इधर आता रहता है। ठीक है, डेंड्राइट से एक्सॉन हिलॉक तक जब तक ग्रेडेड पोटेंशियल आएगा, तो ग्रेडेड पोटेंशियल जो है ना बहुत मिनिमल इंटेंसिटी में आएगा, उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी वो घट जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। अब सुनो, जो एक्सॉन हिलॉक है, ये एक्सॉन हिलॉक को हम ट्रिगर जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्सॉन हिलॉक होता है ना, ये एक्सॉन हिलॉक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन होता है न्यूरॉन का। इसको थोड़ा सा भी अगर इम्पल्स मिल जाए ना, एक्सॉन हिलॉक थोड़ा सा भी इम्पल्स मिल जाए, थोड़ा सा भी पोटेंशियल मिल जाए, तो ये ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव रीजन है न्यूरॉन का। अब ट्रिगर हो जाता है मतलब, देखो सेंसिटिव रीजन है, सेंसिटिव रीजन क्यों है, क्योंकि ये इसी रीजन को ना मैंने एक्सॉन हिलॉक को यहाँ ड्रॉ किया था, क्योंकि एक्सॉन हिलॉक पे ना बहुत ज़्यादा नंबर में वीजीसीज पाए जाते हैं, वीजीसीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे थोड़ा सा भी यहाँ पर ग्रेडेड पोटेंशियल आएगा, जितने भी वीजीसी थे, मतलब जितने भी नहीं, थोड़े बहुत वीजीसी खुलेंगे। कहानी समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ, रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलस, स्टिमुलस रिसीव करके यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल बनाया, ये ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रैवल करता हुआ पहुंचा एक्सॉन हिलॉक तक, और जब तक ये पहुंचा ग्रेडेड पोटेंशियल की इंटेंसिटी जो थी बहुत कम हो गई थी, हो गई, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक्सॉन हिलॉक बहुत सेंसिटिव है। कम पोटेंशियल आया ग्रेडेड पोटेंशियल, तो भी एक्सॉन हिलॉक जो है ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर हो जाता है का मतलब क्या, इस एक्सॉन हिलॉक पे जो सोडियम वीजीसी होती है वो खुल जाती है, फ्यू सोडियम वीजीसी ओपन हो जाती है। ठीक, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बोल के रखा हूँ, क्योंकि सोडियम वीजीसी जो होती है ना, ये ओपन हो जाती है लो वोल्टेज पे ही। ये अगर मैंने आपको नहीं बोला था तो इसको याद कर लो, जो भी डब्बा में बनाता हूँ ना उसको याद कर लो। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऐसे चैनल है जो लो वोल्टेज पे ही ओपन हो जाते हैं। ठीक है, लो ग्रेडेड पोटेंशियल यहाँ पे आया जो कि लो वोल्टेज अपने साथ लाया, उस लो वोल्टेज से ही यहाँ पर आपको पता है एक्सॉन हिलॉक पे बहुत सारे NaVGC या फिर पोटेशियम VGC प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज आया ना, तो कुछ सोडियम VGC ओपन हो जाएंगे। सोडियम VGC कैसे ओपन हुए समझ में आया, ग्रेडेड पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पे आया, एक्सॉन हिलॉक सेंसिटिव रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम VGC पोटेशियम VGC पाया जाता है। लेकिन जो कि ग्रेडेड पोटेंशियल लो वोल्टेज लाया था, तो लो वोल्टेज पे ही फ्यू NaVGC खुल गए, क्योंकि लो वोल्टेज पे ही NaVGC खुलते हैं। NaVGC को खुलने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, कम वोल्टेज पे ही खुल जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम VGC खुला और पोटेशियम VGC क्यों नहीं खुला। पोटेशियम VGC इसलिए नहीं खुला क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे खुलेंगे, और ग्रेडेड पोटेंशियल जो आया है बड़ा ही लो इंटेंसिटी का आया, लो वोल्टेज लेके आया है, तो सिर्फ सोडियम VGC खुलेगा, और शुरुआत में बस थोड़े बहुत सोडियम VGC ही खुलेंगे। तो देखो, सोडियम VGC कब खुलेंगे, जब यहाँ से ये कैल्शियम हटेगा, क्योंकि जब तक कैल्शियम बैठा है वो तो गेट को खुलने नहीं देगा। तो कैल्शियम हटा, तो ये देखो, ये जो आपका गेट था VGC का खुल गया। अब VGC का जैसे ही गेट खुला, मैंने आपको एक और डब्बा वाली बात बताई थी, बॉक्स वाली बात, कि बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर सोडियम कम। राइट, ये तो अभी तक आपको याद ही हो गया होगा।
और आपको पता है VGC एक तरह का चैनल है, पैसिव डिफ्यूजन करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराता है। और सोडियम VGC है तो इसके थ्रू सोडियम आयन ही जा पाएंगे। तो ये जो सोडियम आयन है ये कहाँ से फ्लो करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अंदर आएंगे। तो देखो सोडियम आयन अंदर आया, ठीक है, सोडियम आयन अंदर आया। और शुरुआत में कुछ ही सोडियम आयन अंदर आ पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़े बहुत सोडियम VGC खुलते हैं। और जैसे ये सोडियम अंदर आया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होना। तो फ्यू सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्यू सोडियम आयन VGC खुले हुए हैं। ओके, इतनी कहानी बताओ समझ में आई? कोई डाउट? कुछ भी डाउट वापस से बोलो। ये तब तक डीपोलराइजेशन स्टेज नहीं आएगा जब तक स्टिमुलस रिसीव नहीं होगा। पोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेज में ही न्यूरॉन रहेगा, लेकिन जैसे स्टिमुलस आया तब ये कहानी शुरू होगी। रिसेप्टर जो है रिसीव करेगा स्टिमुलस को, यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा, ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रैवल करके जाएगा एक्सॉन हिलॉक तक। जब तक ये ट्रैवल करके जाएगा ग्रेडेड पोटेंशियल, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी, राइट, अपने साथ कम वोल्टेज लाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, कम वोल्टेज है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सॉन हिलॉक जो ये मोस्ट सेंसिटिव रीजन है न्यूरॉन का, ठीक है। इसे ट्रिगर जोन भी कहते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज पे ही काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सॉन हिलॉक पे बहुत ज़्यादा मात्रा में VGC पाए जाते हैं। सोडियम VGC जो होता है ये ऐसे VGC है जो लो वोल्टेज पे ही खुल जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल अपने साथ लो वोल्टेज लाया, तो जो कुछ थोड़े बहुत सोडियम VGC के चैनल थे वो खुल गए, सोडियम VGC ओपन हो गया, जिसके कारण से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ यानी कि अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, राइट, अंदर की तरफ मैं कह सकता हूँ पॉजिटिविटी बढ़ा है, राइट, सोडियम आयन अपने साथ पॉजिटिविटी अंदर की तरफ लाया है ना। इतनी कहानी आपको समझ में आई? अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पोटेशियम VGC क्यों नहीं खुला? क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे खुलता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को और फर्दर आगे लेकर जाते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई थी, सोडियम आयन अंदर आ चुका था, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ था, ठीक है, फ्यू Na प्लस VGC खुले थे, फ्यू थोड़े बहुत, राइट, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? हर चीज़ का कोई ना कुछ एक इफेक्ट होता है। तो अंदर पे पॉजिटिव चार्ज आया है, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, थोड़ा बहुत ही सोडियम आयन अंदर आया है, बट अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी तो है। तो इससे क्या होगा देखो, ओनली फ्यू सोडियम आयन VGCs आर ओपन, कुछ ही सोडियम आयन VGC शुरुआत में खुलते हैं और कुछ ही अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। अब सुनो, पोलराइजेशन स्टेज के समय मैंने आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल करके एक टर्म बोला था, RMP। वैल्यू बताओ, मैंने आपको बोला था नींद में भी कोई आपसे पूछ ले आपको पता होना चाहिए। सर इसका वैल्यू -70 मिली वोल्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RMP -70 मिली वोल्ट, ठीक है। ये तो था पोलराइजेशन के समय। पोलराइजेशन के समय जो हमारी मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल थी, इसकी जो पोटेंशियल थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये इतनी थी। लेकिन अंदर में अब क्या हुआ, अंदर में पॉजिटिव चार्ज आया, स्टिमुलस रिसीव किया न्यूरॉन ने, जिसके कारण से VGC खुले और अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। अब अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, इसके वजह से ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये बढ़ेगा। पॉजिटिविटी हमेशा चीज़ों को बढ़ाता है, कहते हैं ना लाइफ में पॉजिटिव रहो तभी आगे बढ़ पाओगे, और नेगेटिविटी घटाता है, आपको नीचे लेकर आएगा नेगेटिविटी। तो जब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगा डीपोलराइजेशन स्टेज के समय, तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी ये भी बढ़ जाएगी। ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, -60 मिली वोल्ट। माइनस में है, ठीक है, -70 से बड़ा होता है -60, इतना ज्ञान तो आपको होगा ही, 11th 12th के बच्चे हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, राइट, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था कितना बढ़ा, +10 मिली वोल्ट बढ़ा, राइट। अब ये जितना बढ़ा है ना, इसको अब आप क्या कहोगे, देखो -70 को तो आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे थे, जो कि पोलराइजेशन स्टेज के समय होता है, लेकिन ये बढ़कर हो गया -60। शुरुआत में +10 बढ़ा, 10 मिली वोल्ट। क्यों बढ़ा ये +10? क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी आया है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो ये -60 मिली वोल्ट है। इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। ये -60 मिली वोल्ट जो शुरुआत में बढ़ता है डीपोलराइजेशन स्टेज के समय, -70 से -60, इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। और इसको बढ़ाया किसने, इस RMP को बढ़ाकर थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल लाने में जिम्मेदार कौन है? तो सर ये 10 मिली वोल्ट जो है, 10 मिली वोल्ट, यही जिम्मेदार है, 10 मिली वोल्ट, ठीक है। ये जो +10 मिली वोल्ट है
यही जिम्मेदार है इस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। इतनी कहानी समझ में आई तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्यू Na+ का जब इन्फ्लक्स होता है, थोड़े बहुत सोडियम आयन का जब इन्फ्लक्स होता है, तो इसके कारण से क्या होता है, लीड्स टू द इंक्रीज फ्रॉम 70 मिलीवोल्ट टू -60 मिलीवोल्ट, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़कर -60 हो जाता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। मैं ये लिख सकता हूँ ना, बताओ कुछ गलती है इसमें? नहीं। सुनो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 मिलीवोल्ट का आया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 मिलीवोल्ट का ही आया है ना, तभी तो -70 से -60 हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्यों आया था? क्योंकि अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ था। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना 10 मिलीवोल्ट का, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही जिम्मेदार है -70 को -60 तक ले जाने के लिए। ठीक है, अब ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, देखो -70 से -60 जाने में ना समय लगता है, क्योंकि थोड़े बहुत NaVGC खुलते हैं, थोड़े बहुत सोडियम आयन खुलते हैं, तो -70 से -60 तक जाने में, बढ़ने में, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है इसको बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे ही -70 से -60 हुआ, ठीक है, क्यों हुआ? ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से। अब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है ओपनिंग ऑफ मोर NaVGC। थोड़ा सा NaVGC आया शुरू में, जिसका इफेक्ट क्या हुआ? RMP जो है बढ़कर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 -60 हो गया। जिम्मेदार कौन था? ये 10 मिलीवोल्ट। इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक और चीज के लिए जिम्मेदार है। ये क्या करता है? RMP को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक तो लेकर जाता ही है, और साथ ही साथ ये स्टिमुलेट कर देता है मोर Na+VGC के ओपनिंग को, ताकि और भी Na+VGC खुले। शुरुआत में तो बस थोड़े बहुत खुले थे, फ्यू। अब क्या करेगा? ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होता है ना, इसके अंदर ताकत होती है अच्छी खासी। ये बोलता है कि जितने भी बचे हुए NaVGC है, सब खुल जाओ। तो जब इतने सारे NaVGC के वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुलेंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो बल्क में बोल रहा हूँ, बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम आयन अंदर आएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम आयन अंदर आएंगे। तो उसके वजह से आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा इस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पे। वो क्या है, उसको अगले स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुनो, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बारे में मैंने आपको बताया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करेगा? और भी NaVGC को खोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ही NaVGC बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सॉन पे यहाँ पे बस एक ही NaVGC प्रेजेंट होता है, वो तो जगह कम था इसलिए मैंने एक बनाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने एक और यहाँ पे बना दिया, ये भी क्या है? NaVGC। ये भी क्या करेगा? बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयन को लेकर आएगा। ये देखो, यहाँ से ये गेट हटा, ये कैल्शियम हटेगा, गेट हटेगा, तो ये भी VGC खुल जाए। इस तरह मैंने तो यहाँ पे 2 ही बनाया, बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, इतने सारे सोडियम VGC खुल गए, धड़ाधड़ सोडियम आयन बल्क में अंदर आ रहे, मेम्ब्रेन के अंदर से पॉजिटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ, बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा? सुनो, अरे सॉरी, हाँ, इससे क्या होगा? सुनो, एक तो रैपिड सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा, धड़ाधड़ सोडियम आयन अंदर आएगा, जिसके वजह से शुरुआत में तो ये हुआ था, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आया था जब फ्यू Na+VGC खुले थे और फ्यू Na+ अंदर आए थे, Na+ आयन अंदर आए थे। अब क्या हुआ? रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। तो ये जो पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन की जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये और बढ़ेगी, क्योंकि अंदर और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो ये -60 से 0 हो जाएगा, -60 से बढ़कर 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से देखो 0 हो गया, यानी कि बढ़ा। अब यहीं पे नहीं रुकता है, बल्क में आ रहा है सोडियम आयन, धड़ाधड़ सोडियम आयन आता रहता है, अंदर आता रहता है, ये और ऊपर जाता है। -60 से 0 मिली वोल्ट, इसके बाद ये चला जाता है +30 मिली वोल्ट। 0 से +30 मिली वोल्ट, ये देखो, मतलब माइनस वाले को इतना ज़्यादा ताकत है इस Na+VGC को कि -70 को ले जाकर +30 पर रख दिया। ठीक है, तो देखो, पहले तो -70 से -60 हुआ, काम किसका था? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यही नहीं रुकता है, और भी Na+VGC को ओपन करवाता है, तो और भी सोडियम आयन अंदर आते हैं, तो ये -60 से 0 मिली वोल्ट हो जाता है। यहीं पे नहीं रुकता है, और भी पॉजिटिव आता रहता है अंदर सोडियम आयन, तो ये +30, तो 0 से +30 जो जाता है ना, इसे हम कहते हैं ओवरशूट।
ओवरशूट मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाना, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओवर हो गया, ओवरशूट कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो से और पॉजिटिव में ले जाके रख दिया, जीरो तक तो ठीक था और बढ़ा दिया। ठीक है, और ये जो +30 मिली वोल्ट जो बढ़ा है ना, इसे ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। कहानी समझ में आई? कोई आपसे पूछ ले नर्व इम्पल्स की वैल्यू क्या है, +30 मिली वोल्ट, या एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, +30 मिली वोल्ट। कोई डाउट? कुछ भी डाउट? अच्छा, इस नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल को ना किसी किसी किताब में आप पढ़ोगे, हाई लेवल किताबों में, तो इसको स्पाइक भी बोला जाता है। बड़े बड़े किताबों की बड़ी बड़ी आदतें हैं, बड़ी बड़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल को कहीं कहीं पे आप देखोगे स्पाइक भी लिखा है। ठीक, ये हायर मतलब MBBS के किताबों में जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। तो बोलो, समझ में आया? इतना कहानी समझ में आया आपको? कोई डाउट यहाँ पे? डीप और डाउट आएगा तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में पूछोगे अच्छे वाले डाउट्स। ठीक, अब देखो, अब ये जो +30 मिली वोल्ट है, यानी कि देखो वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नर्व इम्पल्स है, ये एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज जो है ये क्या करेगा, ओपन कर देगा पोटेशियम VGC को, और ये चीज़ होता है रीपोलराइजेशन के समय। अभी हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, +30 मिली वोल्ट क्या करता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ चुका है, पॉजिटिव में चला जा चुका है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब सोडियम VGC को खोलेगा, जो कि रीपोलराइजेशन के समय खुलता है। डीपोलराइजेशन के समय तो ये आयन काम करते हैं, अरे ये आयन का तो आदत है, हमेशा काम करते हैं, ये आयन चैनल्स का, ये आयन चैनल हमेशा काम करते हैं। लेकिन डीपोलराइजेशन के समय मेनली जो जिसका काम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इस एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स को जनरेट कराने के लिए, वो है ये सोडियम आयन VGC। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई ना अभी तक, उसको एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन स्टेज। अरे आगे जाके रिवाइज भी तो करना है, तो जब आप रिवीजन करोगे तो ये फ्लो चार्ट देख लेना, आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। सबसे पहले स्टिमुलस का अराइवल होता है डीपोलराइजेशन स्टेज के समय। स्टिमुलस आएगा, देखो कैसे आएगा, आपको याद करो यहाँ पे स्टिमुलस आएगा तो उसको रिसीव कौन करेगा, ये रिसेप्टर प्रोटीन जो कि डेंड्राइट पे होता है, और यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रैवल करते हुए एक्सॉन हिलॉक तक जाएगा। एक्सॉन हिलॉक को ट्रिगर जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव रीजन है न्यूरॉन का, और यहाँ पर Na+VGC और पोटेशियम VGC बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये Na+VGC जो है, Na+VGC, ठीक है, ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, फ्यू Na+EGC ओपन होंगे, राइट, फ्यू Na+VGC ओपन होंगे ना। ठीक, ग्रेडेड पोटेंशियल अपने साथ वोल्टेज लाएगा, थोड़ा बहुत वोल्टेज पे Na+VGC खुल जाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। ये सब चीज़ यहाँ चल रहा है एक्सॉन हिलॉक पे। ठीक है, फ्यू Na+ का इन्फ्लक्स होगा, तो जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बढ़कर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जाएगा, -70 से -60। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये 10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये 10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया था, क्योंकि Na+VGC खुले थे और अंदर सोडियम आयन इन्फ्लक्स हुआ था। सोडियम आयन मतलब पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए थे, जिसके कारण से ये 10 मिलीवोल्ट बढ़ गया। ठीक है, 10 मिलीवोल्ट प्लस हुआ, और इस 10 मिलीवोल्ट प्लस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि जिम्मेदार होता है RMP को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ले जाने के लिए, यानी कि -70 को -60 तक ले जाने के लिए। क्लियर? चलिए, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होता है यहीं पे नहीं रुकता, ये क्या करता है, सारे Na+VGC को ओपन करवा देता है। यहाँ पर जितने भी एक्सॉन हिलॉक पे जितने भी Na+VGC थे सारे ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण से रैपिड Na+ का इन्फ्लक्स होता है, जिसके वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 मिलीवोल्ट हो जाता है, राइट। और उसके बाद यहीं पे नहीं रुकता है, और ये बढ़कर, अच्छा, इसी को हम एग्जैक्ट डीपोलराइजेशन स्टेज भी कहते हैं। ये इसी को हम कहते हैं एग्जैक्ट डीपोलराइजेशन स्टेज। यहीं पे डीपोलराइजेशन हो चुका है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन का क्या हो चुका है, डीपोलराइजेशन स्टेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट, ऐसे तो ये सवाल आएगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है नीट में, ठीक, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले एग्जैक्ट डीपोलराइजेशन स्टेज के समय मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होता है, तो 0 मिलीवोल्ट एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट डीपोलराइजेशन यहाँ पे अचीव हो चुका है मेम्ब्रेन का। ठीक, 0 मिलीवोल्ट। लेकिन आपको पता है आगे और भी अंदर सोडियम आयन आते रहते, जिसके कारण से ओवरशूट होता है +30 +40 मिलीवोल्ट का। ठीक है,
+30 या +40 तक बढ़ जाता है। ऑलराइट, ऐसे तो +30, लेकिन किसी किसी किताब में जो रेंज होता है +30 से +40 का होता है। ठीक, एक रेंज, हमेशा हम जब भी यहाँ बात करते हैं ना तो हम रेंज में बात करते हैं, लेकिन आप +30 ही याद रख कर चलो। इतना डिटेल में ना आपसे कोई नहीं पूछेगा कि रेंज बता। ठीक है, ये नीट है, थोड़ी MBBS का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। चलो, मैं भी गधा हूँ यार, इतना आपको ना, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देना चाहिए। फिजिक्स भी पढ़ना होता है आपको, मैं भूल जाता हूँ ये चीज़, सॉरी सॉरी। तो ओवरशूट, अच्छा ये जो ओवरशूट है +30 का, इससे हम क्या कहते हैं? अरे सर, इसे ही तो हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ जनरेट होता है? एक्सॉन हिलॉक पे। ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? ये यहाँ से ये पूरी कहानी कहाँ चल रही है? एक्सॉन हिलॉक पे। तो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कहाँ जनरेट होता है? एक्सॉन हिलॉक पे। अराइवल तो स्टिमुलस का होता है डेंड्राइट पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे। ठीक, लेकिन ये पूरी कहानी कहाँ चलती है? एक्सॉन हिलॉक पे। चलिए अब आगे रिवीजन हो, फ्लो चार्ट देख लिया, अब कुछ और चुनिंदा बातें हैं उसे भी हम देख लेते हैं, तो उसके बाद लेक्चर खत्म है। ये अगला स्लाइड लास्ट स्लाइड, टेंशन मत लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग, क्विक रिवीजन कर लेते हैं डीपोलराइजेशन या एक्साइटेड स्टेज का। सुनिए, लीक चैनल इस समय बंद रहती है, सॉरी खुली रहती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लीक चैनल तो हमेशा खुली रहती है, आयन चैनल तो हमेशा खुली रहेंगी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप बंद रहता है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये सोडियम पोटेशियम पंप बंद क्यों रहता है डिपोलराइजेशन स्टेज के समय? क्योंकि जैसे ये सोडियम आयन VGC खुलती है ना, ये क्या करती है, ये इनको बंद करवा देती है। अब कुछ इफेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन ये जब खुल के काम करने लग जाती है ना, तो इनके थ्रू ऑलरेडी सोडियम आयन धराधर अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनके, तो पंप का कोई काम ही नहीं होता। पंप क्या ही सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को अपने आर पार करे, ATP का यूटिलाइज करे, फालतू में एनर्जी जाए। इससे अच्छा इन्हें VGC से ही धराधर सोडियम आयन अंदर आए। ठीक है, क्योंकि सोडियम VGC से जब भी आयन आएंगे, जब भी वोल्टेज गेटेड चैनल से आयन अंदर की तरफ आते हैं ना, तो वो बल्क में आते हैं। तो सारे Na+ आयन है वो Na+VGC के थ्रू ही अंदर आने लग जाएंगे मेम्ब्रेन के, तो इनका कुछ काम ही नहीं है, तो ये बंद पड़े रहते हैं। पोटेशियम आयन VGC भी बंद रहते हैं, क्योंकि ये तो हाई वोल्टेज पे खुलते हैं, हाई वोल्टेज पे खुलते हैं। ठीक, और डीपोलराइजेशन के समय जो आता है स्टिमुलस, वो तो लो वोल्टेज के फॉर्म में आता है। ग्रेडेड पोटेंशियल जो एक्सॉन हिलॉक तक पहुंचता है, लो वोल्टेज लेकर आता है अपने साथ, तो सिर्फ यही खुलती है। ये कब खुलेंगे? आगे रीपोलराइजेशन स्टेज में। ठीक है, वहां पे हम इनकी बात करेंगे। चलिए आगे देखिए, स्टिमुलस आया एक्सॉन तक, वो क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल पहुंचा एक्सॉन हिलॉक तक, और एक्सॉन अंदर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये अंदर से इनसाइड चार्ज डीपोलराइजेशन के समय क्या रहता है? पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे यही साहब तो रिस्पॉन्सिबल है, धराधर सोडियम को अंदर भेजे जा रहे हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70, उसको +30 पर ले जाके रख दिया, इतना अंदर पॉजिटिव आया। राइट, चलिए, तो जो यहाँ पर आपका जो इनसाइड चार्ज है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, और एक्सॉन हिलॉक पे ही क्या जनरेट होता है? नर्व इम्पल्स, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, नोट यहाँ पे याद रखिएगा, सोडियम प्लस VGC अलाउ सोडियम इनफ्लक्स विच इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के लिए कौन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है? तो ये दोनों तो बंद रहती है, और ये तो हमेशा खुला रहता है। ये हर जगह अपना मतलब 24/7 हमेशा खुला रहेगा, तो इसका क्या ही इतना प्रायोरिटी दोगे? मेन तो इसके वजह से डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक, चलिए तो बताइए, लेक्चर आया समझ में? कोई डाउट कुछ भी? देखो मेरे को पता है ये सब टॉपिक्स में से डाउट आना नॉर्मल है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आ गया, क्योंकि मैं परफेक्ट थोड़ी, हो सकता है मैं कहीं आपका दिमाग और मेरा जो दिमाग है मिलता ना हो आपस में, तो आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट आ जाए कि सर आपने यहाँ पर ये कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, लेकिन अच्छे अच्छे डाउट पूछना, वो फुद्दू फुद्दू डाउट वो सब मत पूछना। मीनिंग बता दीजिए सर इसका, मीनिंग गूगल पे जाके देख लो, कॉन्सेप्चुअल पूछना। कि जब इसी में कमेंट देखूँ ना, तो मेरा ही मन करे कि हाँ इसको रिप्लाई करते हैं, बड़ा जेन्युइन कमेंट डाउट पूछा है। ठीक, चलिए तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त।
मिलता हूँ मैं आपसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। टेक केयर।